हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ITI फाइटर यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, पिछली लाइव क्लास में हमने डिस्कस किए थे 25 क्वेश्चन और इसके अलावा भी 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये क्लासेस अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। वहां पर UP आर्विनल AITT एग्ज़ाम करके वहां पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी। वहां पर जो 5 क्लासें हो चुकी हैं वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस लाइव क्लास में हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन और यहाँ पे अगर वॉइस क्लियर हो और वीडियो क्लियर हो तो फिर हम आगे आपको बताते हैं कि आगे ये 25 क्वेश्चन किस प्रकार से हम लोग रीड करेंगे। तो हमारा आज की लाइव क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुरक्षा का प्रकार नहीं है। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा सुरक्षा का प्रकार नहीं है। ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, अपनी सुरक्षा, साधारण सुरक्षा, मशीन की टूल्स की सुरक्षा, गतिमान मशीन पर जॉब का माप चेक करना। तो ये 4 ऑप्शन है, आपको आंसर बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे पूछा गया है सुरक्षा का प्रकार नहीं। तो अपनी सुरक्षा भी एक सुरक्षा का प्रकार होता है, साधारण सुरक्षा भी होती है और मशीन टूल की सुरक्षा, मतलब कि जो सुरक्षा होती है, जो सेफ्टी होती है हमारी 3 टाइप की होती है, अपनी सुरक्षा, साधारण सुरक्षा, मशीन टूल्स की सुरक्षा। लेकिन गतिमान मशीन पर जॉब का माप चेक करना ये कोई हमारी सुरक्षा का प्रकार नहीं है। तो राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया। निम्न में से चित्र किस चेतावनी को प्रकट करता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, ओवरहेड लोड, इलेक्ट्रिक शॉक, आग का खतरा, लेजर बीम, रेडिएशन। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर कमेंट करके आपको बताना है कि क्या आंसर राइट आंसर होगा। तो ये जो हमारा फिगर है, जब भी इस टाइप का कोई आपको फिगर पूछा जाए तो ये होता है हमारा लेजर बीम रेडिएशन। ठीक है, यहाँ से इसको ट्रिक से ऐसे समझते हैं कि ये जो ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे करके यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या है, रेडिएशन है, रेडिएशन। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा फिगर किसको दर्शा रहा है, ये हमारा वार्निंग साइन है ट्रायंगुलर, और इसमें कौन सा वार्निंग साइन है, ये हमारा लेजर बीम रेडिएशन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई गई है उसे कहते हैं सिलाई मशीन, चारा काटने वाली मशीन, ड्रिल मशीन, टूल, उपरोक्त का औखा दोनों। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर। तो जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है उसे कहते हैं हम ए एंड बी दोनों हमारा सही है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे उसने पूछा है कि जो मशीन किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, मतलब हम जो ये जो मशीनें होती हैं हमारे एक विशेष कार्य के लिए हम प्रयोग करते हैं, जो हमें काम करना था उस कार्य के लिए हम इस मशीन को बनाते हैं और इस एक उद्देश्य को पूरी करता है ना। तो ये हमारे राइट आंसर दोनों होंगे, जबकि ये क्या है, ये हमारी ड्रिल मशीन टूल है। ठीक है, चलिए आगे हमारा क्वेश्चन, अगर यहाँ पे केवल ड्रिल मशीन होता तो फिर हो सकता था कि ये भी हमारा राइट आंसर होता, लेकिन यहाँ पे टूल है, इस वजह से यहाँ पे आंसर नहीं है। तो विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पे ए एंड बी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिस मशीन पर अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है आपके सामने में, मशीन टूल, सिलाई मशीन, वॉशिंग मशीन, चारा काटने वाली मशीन। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर बताना है। तो जिस मशीन द्वारा अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं तो उसे हम कहते हैं मशीन टूल। तो मशीन टूल के द्वारा ही हम अन्य मशीनों के पुर्जे बनाए जाते हैं, जो कि उसमें मशीनों के अंतर्गत और कई सारी मशीनें हमारी आ जाती हैं, चाहे वो लेथ मशीन हो, शेपर मशीन हो, चाहे जो मशीन हो। ठीक है, ये तो एग्जाम्पल है, ड्रिल मशीन है, ये भी हमारी मशीन है, तो इसके अंतर्गत हमारी सब सारी मशीनें आ जाएंगी। इसके आगे हम देखते हैं, निम्न में से उस मशीन टूल का नाम बताओ जिसके द्वारा दूसरी धातुओं को काटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर आपको बताना है, निम्न में से उस मशीन टूल का नाम बताओ जिसके द्वारा दूसरी धातुओं को काटा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। खराद मशीन को ही फ्रेंड्स लेथ मशीन बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, खराद मशीन को ही लेथ मशीन। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे वेल्डिंग मशीन, बेंडिंग मशीन, मोल्डिंग मशीन। तो 30 का राइट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्वेश्चन आंसर आप करेक्ट बता रहे हैं तो फिर आपको कमेंट में ही रिप्लाई मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा आपका लेथ मशीन। तो लेथ मशीन में
आपको पता होगा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के द्वारा हम कटिंग करते हैं, मतलब कि धातुओं को अलग भी करते हैं ना, जिसे पार्टिंग ऑफ है। तो ये वगैरह ऑपरेशन जो होते हैं इनके द्वारा हम कटिंग करते हैं। तो ये क्या है, हमारा लेथ मशीन के द्वारा हम दूसरी धातुओं को अलग करते हैं। लेकिन और वेल्डिंग मशीन तो ऐसा होता नहीं, ना ही बेंडिंग में होता है, ना ही मोल्डिंग मशीन में होता है। ये केवल हमारा लेथ मशीन के द्वारा ही हम धातुओं को अलग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या पूछा गया हमसे। क्वेश्चन नंबर 31 में निम्न में से उस टूल का नाम बताओ जिसके प्रयोग करने से जॉब का वजन बढ़ता है। चार ऑप्शन है, लेथ मशीन मतलब खराद मशीन, मोल्डिंग मशीन, वेल्डिंग मशीन, सीपर मशीन। तो निम्न में से उस मशीन टूल का नाम बताना है जिसके प्रयोग करने से जॉब का वजन बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर वेल्डिंग मशीन, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड्स वेल्डिंग से क्या होता है, वेल्डिंग जब हम करते हैं तो उससे हमारे जो भी जो यूज करते हैं रॉ मटेरियल, उसके उसके क्या होता है अलग से यहाँ पे मटेरियल यूज हो जाता है। जैसे अगर हमारा ये पार्ट है और इस पार्ट को जोड़ना है, ठीक है, तो इन दोनों पार्टों को जोड़ने के लिए क्या करना है, हमने वेल्डिंग किया। तो वेल्डिंग किया तो कुछ अलग से हमने मटेरियल यूज किया ना, तो क्या होगा, जॉब का हमारा जो वजन है वो बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न से उस मशीन का नाम बताओ जिसके प्रयोग से ना तो जॉब का वजन बढ़ता है और सॉरी क्या ले, ना तो जॉब का वजन घटता है और ना ही बढ़ता है। मतलब ऐसा बताना है कि उस मशीन का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो उससे जॉब का ना ही तो वजन घटता है ना ही बढ़ता है। ठीक है, लेथ मशीन में क्या था, लेथ मशीन जो हमारा वेल्डिंग मशीन से था, क्या वेल्डिंग मशीन से हमारा वजन क्या रहा, बढ़ रहा था, क्योंकि उसमें हम अलग से मटेरियल जो हम यूज करते हैं फिलर मटेरियल, उसकी वजह से वहाँ पे वजन बढ़ जाता है। तो निम्न में से वेल्डिंग मशीन का नाम बताना था, मतलब उस मशीन का नाम बताइए जो जॉब का जो जिससे ना तो जॉब का वजन घटता है ना ही बढ़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा मोल्डिंग मशीन। ठीक, मोल्डिंग मशीन क्या होती है, मोल्डिंग मशीन एक मतलब एक प्रकार का हम जो सांचा बनाते हैं, तो सांचे में क्या होता है, सांचा तैयार करने में ना ही उसका वजन में फ़र्क पड़ता है, ना ही वो घटेगा ना ही बढ़ता है, जो भी हम मोल्डिंग मशीन के द्वारा सांचा तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, आपसे पूछा गया एक ज्वलित विद्युत तार के लिए, ठीक है, एक ज्वलित विद्युत तार के लिए इनमें से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है जल, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, झाग। तो बताइए बताइए राइट आंसर क्या होगा। एक ज्वलित विद्युत तार के लिए, यहाँ पे पूछा गया है एक ज्वलित विद्युत तार के लिए निम्न में से कौन सा अग्निशामक उचित एजेंट है। ठीक है, आपको राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर, आप जो भी आप आंसर बताया करें वो नीचे क्या है, आप नंबर लिख दिया करें कि हाँ इस क्वेश्चन नंबर का ये राइट आंसर है। तो इसमें पूछा गया है कि ज्वलित विद्युत तार मतलब एक अगर हमें कोई आग लग गई है बिजली के द्वारा, ठीक है, उसको हम अगर हमें बुझाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग करेंगे, मतलब CTC। ठीक है, या फिर हेलेन अग्निशामक भी दिया होता तो वो भी हमारा राइट आंसर होता। तो CTC का फुल फॉर्म होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जब भी किसी बिजली के द्वारा आग लगी होती है तो वहाँ पर हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्वारा उसको बुझाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बिना हैंडल वाली रेती के प्रयोग से क्या हानि होगी। ऑप्शन है आपके पास, सतह सही नहीं बनेगी, चोट लग जाएगी और फाइल हाथ से गिर जाएगी, उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन है आपके सामने और आंसर आपको बताना 34 का। 34 क्वेश्चन का पूछा गया है कि बिना हैंडल वाली रेती का प्रयोग करेंगे तो क्या फ़र्क होगा। तो सतह सही नहीं बनेगी, बिल्कुल है, अगर उसमें हमारा हैंडल नहीं होगा तो क्या होगा, सही से सतह नहीं बनेगी, चोट भी लग सकती है और फाइल हाथ से गिर जाएगी। उपरोक्त सभी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 का डी नंबर रास्ता। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा गया कार्यशाला में उचित प्रकाश का प्रबंध ना होने से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे बताना है आपको, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कार्यशाला में उचित प्रकाश का प्रबंध ना होने से किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। चार ऑप्शन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, ध्यान से सुनिए। ऑप्शन क्या है, वर्कपीस का साइज सही से नहीं चेक होगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है, सतह को फाइलिंग द्वारा समतल बनाना कठिन होगा, मापी यंत्रों की रीडिंग सही नहीं पढ़ी जाएगी, उपरोक्त सभी। तो बताना है 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो जब भी वो अगर वर्क कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में अगर प्रकाश की उचित व्यवस्था नहीं होगी तो उससे क्या होगा, हमें सही से दिखेगा नहीं, जिस वजह से जो भी हम रीडिंग ले रहे होंगे तो उससे क्या होगा, वर्कपीस साइज सही से चेक हम नहीं कर पाएंगे। सतह की फाइलिंग द्वारा समतल बनाना भी कठिन होगा, क्योंकि हम फिर नहीं देख पाएंगे कि हमारा जो सतह है वो समतल बन रही कि नहीं बन रही। मापी यंत्रों की रीडिंग भी हम सही से नहीं पढ़ पाएंगे। अगर वर्नियर कैलिपर की रीडिंग हम पढ़ रहे हैं तो हमें नहीं समझ में आएगा कि क्या मेन डिवीजन और वर्नियर डिवीजन की लाइन जो आपस में मैच कर रही कि नहीं मरे, तो ये वहाँ पे हम नहीं समझ पाएंगे, है ना। और अगर माइक्रोमीटर का यूज करें तो वहाँ पे हमें देखना है कि जो हमारी थिम्बल की मेन डिवीजन है और जो
जो हमारी रेफरेंस लाइन है उसके सीध में है कि नहीं, ये हमें सारा कुछ वहाँ पे चेक करना होगा। तो अगर लाइट वहाँ पे उचित प्रकाश नहीं होगा तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए हमारा राइट आंसर उपरोक्त सभी डी आंसर हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पे पूछा गया, निम्न में से किस कारण से भार उठाने तथा ले जाने से कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपको बताना है कि निम्न में से किस कारण से भार उठाने तथा ले जाने से कठिनाई होती है। वस्तु का भार व आकार बड़ा होना, बाहर उठाने वाला स्थान गलत होना, हैंड होल्डर का ना होना, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए भार उठाने तथा ले जाने में कठिनाई होती है, ठीक है, तो वो कारण आपको बताना है। तो वस्तु का भार व आकार बड़ा होना, तो ये तो बिल्कुल सही। अगर ये भी हमारा कारण होगा तो क्या होगा, इससे क्या होगी, वस्तु का जो भार होगा वो अधिक होगा और उससे ले जाने में कठिनाई भी होगी। भार उठाने वाला स्थान गलत होगा, गलत तरीके से हम अगर भार को उठा रहे हैं तो भी हमें उससे कठिनाई होगी, ठीक है, भार उठाने वाला स्थान गलत होना। और हैंड होल्डर का ना होना, मतलब सही से हम उसके पकड़ने का, जो हैंड होल्डर का मतलब क्या है, सही से पकड़ने की व्यवस्था ना होना। जिस हम वस्तु को उठा रहे हैं, जिस जॉब को उठा रहे हैं, अगर काफ़ी भारी है तो अगर उसको पकड़ने की व्यवस्था नहीं है तो उसमें क्या होगा, उसे ले जाने में कठिनाई होगी और उठाने में भी दिक्कत होगी। तो इसमें राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया, निम्न में से भार उठाने के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है, आपको बताना है। भार उठाने वाले व्यक्ति की क्षमता, भार को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, भार उठाने वाले व्यक्ति का अस्वस्थ होना, और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि निम्न में से भार उठाने के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ठीक है, भार उठाने वाली व्यक्ति की क्षमता, बिल्कुल ये कथन बिल्कुल है, इसके संबंध में है, क्योंकि भार उठाने वाली कितनी उसकी क्षमता है, तभी वो 20 किलोग्राम या 50 किलोग्राम कितने वजन का वो उठा सकता है। भार को कहाँ से कहाँ तक ले जाना है, ये भी भार उठाने के संबंध में कथन है, ठीक है। भार उठाने वाले व्यक्ति का अस्वस्थ होना, अगर अस्वस्थ होगा तो फिर वो भार को नहीं उठा पाएगा, इस वजह से उसको स्वस्थ होना भी जरूरी है। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई एक, मतलब राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहाँ पे उपरोक्त में से कोई, मतलब सारे यहाँ पे जो भी कथन दिए गए उनमें से कोई ना एक कारण वहाँ पे संबंध उसका होगा, ठीक है। भार उठाने वाले व्यक्ति की क्षमता से भी हो सकता है और भार उठाने कहाँ से कहाँ, ये सब उस पर निर्भर करते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से किस कारण से शरीर की मांसपेशियों तथा जोड़ों का प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया, निम्न में से किस कारण से शरीर की मांसपेशियों तथा जोड़ों पर प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन आपसे पूछा गया, बहुत ऑप्शन दिए गए, बहुत भारी वजन उठाने से, वजन को सही प्रकार से न उठाने से, उपरोक्त का और खा और घा नंबर है, उपरोक्त का और खा में से दोनों में से कोई एक, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, का और खा दोनों। कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पूछा गया, निम्न से किस कारण से शरीर की मांसपेशियों तथा जोड़ों का प्रभाव पड़ता है। तो भारी अगर वजन उठाएंगे तो उससे भी हमारी मांसपेशियों तथा जोड़ों पर प्रभाव पड़ेगा, और वजन को सही प्रकार से नहीं उठाएंगे तो उसमें भी हमारा दिक्कत होगी, ठीक है, मांसपेशियों जोड़ों पर प्रभाव पड़ेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, वर्क पीस में दुर्घटना से बचने का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन आपके सामने में, मशीनों के घूमने वाले पार्टों पर गार्ड लगे हो। फिर इस क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछा गया, वर्कशॉप में दुर्घटना से बचने का कौन सा कारण नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मशीनों के घूमने वाले पार्टों पर गार्ड लगे हों। अगर ये चीज़ है तो इससे क्या होगा, इससे तो हम सुरक्षा, मतलब कि जो दुर्घटना से इससे हम बच सकते हैं। अगर मशीनों में जहाँ पे घूमने वाले पार्ट हैं अगर उन पे गार्ड लगा हुआ, गार्ड का मतलब क्या है कि जो स्क्रीन लगी हुई है जिससे कि कोई भी टूल जो है ये जो भी घूम रहा है अगर निकल जाए अचानक से तो वो लगे नहीं, या फिर किसी भी जॉब पर भिड़े नहीं। तो अगर गार्ड लगा हुआ तो ये तो हमारा दुर्घटना से बचने का कारण है, लेकिन अगर पूछा तो इससे हम दुर्घटना से बच सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पूछा है कौन सा कारण नहीं है, तो क्वेश्चन चलिए और ऑप्शन देख लेते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 39 के। तो क्वेश्चन नंबर 39 के हम और ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। तो ऑप्शन यहाँ पे शायद ऊपर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 39 का यहाँ पे ऑप्शन हम देख लेते हैं। तो हमने ए ऑप्शन देख लिया, 1 सेकेंड, हाँ ये सेकेंड ऑप्शन है, मशीन टूल्स पर उचित प्रकाश का प्रबंध होना। तो ये भी हमारा एक दुर्घटना, अगर इससे बचने का कारण है, ठीक है, इससे भी दुर्घटना से हम बच सकते हैं, ठीक है। आग बुझाने वाले उपकरणों का ना होना,
तो ये तो प्रॉब्लम है, इससे दुर्घटना अगर मतलब कहीं भाई फैक्ट्री में अगर आग लग गई है और हमारे पास अग्निशामक नहीं है, ठीक है, आग बुझाने वाले जो भी सिलेंडर है वो नहीं है, अगर सीटीसी नहीं है, फॉर्म फायर एक्सटिंग्विशर यूजर नहीं, तो उससे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी। तो दुर्घटना इससे टाला नहीं जा सकता, ठीक है। ज्वलनशील पदार्थों को अलग रखना, तो ये भी इससे भी दुर्घटना को हम बचाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग नंबर हो जाएगा, ठीक है, आग बुझाने वाले उपकरणों का ना होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है निम्न से दुर्घटना होने से बचने का कारण है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 का आपको आंसर बताना है, निम्न में से दुर्घटना होने से बचने का कारण है। तो ऐसा कौन सा कारण है जिससे हम दुर्घटना होने से बच सकते हैं। कार्य करने का तरीका सही ना होना। तो अगर ये कार्य करने का सही तरीका नहीं होगा तो क्या उससे तो दुर्घटना होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सही ना होना, तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारा दुर्घटना होने का कारण है, ठीक है। लेकिन इसमें पूछा है दुर्घटना होने से बचने का कारण पूछ रहा है। चलिए सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, मशीन पर कार्य करते समय ढीले वस्त्र ना पहनना, तो ये हमारे तो बचने का कारण है। चलिए थर्ड ऑप्शन क्या देख लेते हैं, कार्य करते समय एकाग्रता का ना होना। अगर हम कार्य करते समय ध्यान हमारे किसी मशीन पर अगर हम काम कर रहे हैं और ध्यान हमारा और कहीं है और उस मशीन पे, फिर ऐसे क्या होगा, फिर हो सकता है गलती होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो दुर्घटना होने के वहाँ पे चांसेस रहते हैं। तो ये भी हमारा एक दुर्घटना होने का कारण है। उचित ड्रेस का प्रयोग करना, तो क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पे राइट आंसर हमारा जो हो जाएगा, उचित ड्रेस का प्रयोग करना। तो ये हमारा क्या है, एक बचने का कारण है, ठीक है। उचित ड्रेस, अगर हमें प्रॉपर तरीके से जो हमने जिस तरीके से हमें ड्रेस पहनी है, अगर हमने वो ड्रेस पहनी है तो उससे दुर्घटनाओं से बचने का एक कारण है। अगर मान लो हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, किसी मशीन पर कार्य, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि टाई वगैरह और आस्तीन जो है उसको भी बंद कर लेना चाहिए ना। तो इस प्रकार से आस्तीन नहीं खुले होने चाहिए और जो टाई वगैरह ये नहीं होनी चाहिए आपके गले में। तो ये उचित ड्रेस का प्रयोग करने से हम क्या होगा, दुर्घटना होने से बचने का कारण होगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मशीन पर कार्य करते समय ढीले वस्त्र ना पहनना, तो ये भी एक कारण है, ढीले वस्त्र ना पहनना, मतलब कि ढीले वस्त्र अगर होंगे तो, लेकिन हमारा जो एग्जैक्ट आंसर है वो उचित ड्रेस का प्रयोग करना, ये हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। अब ये थोड़ी कि हम मशीन पर कार्य करते समय ढीले वस्त्र ना पहनना, मतलब अगर ढीले वस्त्र अगर नहीं पहन रहे हैं तो क्या वो दुर्घटना होने से बच सकते हैं, नहीं। लेकिन एक प्रॉपर अगर ड्रेस नहीं है तो उससे भी हम दुर्घटना से बच नहीं सकते हैं, ठीक है। तो प्रॉपर ड्रेस होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 41 का पूछा गया, निम्न में से दुर्घटना होने का कारण क्या है। बिजली की नंगी तारों पर पानी फेंकना। सेकेंड ऑप्शन है हैमर का हैंडल मजबूती से फिट ना होना, जिस कार्य के बारे में ज्ञान ना हो उसे करना। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आपको बताना है कमेंट करके। दुर्घटना होने का क्या कारण है, तो ये भी हमारे बिजली की नंगी तारों पर पानी फेंकना। अगर हम बिजली की जो तार है उसमें अगर हम जो पानी फेंक रहे हैं तो उससे भी खतरा हमारा है। हैमर का हैंडल मजबूती से फिट ना होना, ये भी हमारे एक दुर्घटना होने का कारण है। जिस कार्य के बारे में ज्ञान ना हो उसको अगर हम कर रहे हैं तो वो भी एक दुर्घटना होने के कारण बन सकता है। तो उपरोक्त सही हमारा डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 हमसे क्या पूछा गया फ्रेंड्स, निम्न में से कार्यशाला में आग लगने का कारण नहीं है। तो वेल्डिंग ऑप्शन है आपके सामने में, पूछा गया है कि निम्न में से कार्यशाला में आग लगने का कारण नहीं है। तो वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से, धूम्रपान करने से, बिजली के तारों के ढीले कनेक्शन से, कार्यशाला को साफ सुथरा रखने से। क्वेश्चन नंबर 42 का हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा, कार्यशाला को साफ सुथरा रखने से क्या होगा, आग लगने का कोई भी कारण नहीं बनता है। अगर वेल्डिंग के गैस सिलेंडर से, धूम्रपान करने से, बिजली के तारों ढीले कनेक्शन से, इससे हमारे आग लगने के कारण बन सकते हैं। लेकिन साफ सुथरा अगर हम सफाई रखेंगे कार्यशाला की तो उससे भी आग लगने की संभावना बहुत ही कम रहती है। आग लगने पर हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचित करना चाहिए, तो ये तो हमें करना ही चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन को प्रवाह रोक दें, तो अगर कहीं पर भी आग लग गई है, ठीक है, अगर कहीं पर आग लग गई है तो आपको क्या करना चाहिए, तो ऑक्सीजन को प्रवाह रोक दें, तो हमें करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है आग जो है 3 चीज़ से मिलकर बनी है, ऑक्सीजन, ताप, फ्यूल मतलब ईंधन, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ हम बंद कर देंगे, मतलब अगर हमने ऑक्सीजन रोक दिया तो क्या फिर आग जो जल रही वो क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी, ठीक है। तो ऑक्सीजन को प्रवाह रोक दें, ये भी हमें क्या हो, ये आग लगने पर करना चाहिए, ठीक है।
उपयुक्त यहाँ पे क्या पूछा गया, आग लगने पर हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमें करना चाहिए, ऑक्सीजन का प्रवाह रोकना चाहिए, तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना देनी चाहिए, उपयुक्त अग्निशामक का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें अग्निशामक का भी प्रयोग करना चाहिए। हमारे पास अगर तेल में लगी आग है तो हम फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अगर गैस में लगी आग है तो हम ड्राई ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करेंगे। अगर ठोस वस्तु में लकड़ी है, इस पर अगर आग लगी हुई है तो हम वहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, सोडा फायर। हमने बताया था ना आपको एक आपको फोम फायर एक्सटिंग्विशर तेल के लिए हो जाएगा, सोडा फायर एक्सटिंग्विशर जो हमने आपको बताया था वो हमारे किसके लिए हो जाएगा, लकड़ी में आग के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा इसमें आग अगर लग गई तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आग लगने का कारण पता न लगाएं। अब यहाँ पे हम क्यों पता लगा रहे कि क्या हो गया, कैसे आग लग गई, वहाँ पे ये सब ना सोच के हमें ये काम करने चाहिए अगर कहीं पर भी वर्कशॉप में आग लग गई है। ठीक है, तो आग लगने के कारण का पता न लगाएं, यही हमारा राइट आंसर है। तो हमें तुरंत जो हमने 3 है वो हमें काम करना चाहिए। 3 का मतलब ये जो हमने 3 यहाँ पे ऑप्शन दिखा है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्राथमिक चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन है आपके सामने। है बहुत अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पे, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको मिल जाएंगे। जो AITT का जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। प्राथमिक चिकित्सक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। घायल व्यक्ति के प्रति सहानुभूति बर्ताव करें। ठीक है, तो यहाँ और सेकेंड ऑप्शन है, यदि व्यक्ति के अंग से खून बह रहा हो तो उसे रोकने का प्रयास करें। जहाँ तक संभव हो घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल से हटाएं। तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो जब भी प्राथमिक चिकित्सक को किन किन बातों, जो भी हमारा डॉक्टर है जो भी देख रहा है उस घायल व्यक्ति को, तो उसको क्या है, उसके प्रति हमें सहानुभूति बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, हमें गुस्से में बात नहीं करनी, नॉर्मल व्यवहार करना चाहिए। किसी व्यक्ति के अंग से खून बह रहा है तो उसे भी रोकने का प्रयास करना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो घायल व्यक्ति की दुर्घटना से स्थल हो जाए। तो इसका कारण क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो गई और मान लो उसी के बगल में उसके शरीर से कोई खून अगर निकल गया है या ऐसा ब्लड वड निकल रहा है, तो उसको जो भी फर्श में पड़ा उसको देख देख के उसका और जी घबराएगा, तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। उसे ऐसी जगह पे ले जाना चाहिए जहाँ पर एक अच्छा माहौल हो, जहाँ पर खुशनुमा, मतलब कि कोई भी उसको जी मिचलाए या देख के घबराए नहीं, है ना। तो इस वजह से उसको, घायल व्यक्ति को वहाँ से उस स्थल से हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 45 आपसे पूछा गया है, यदि आँख में रसायन या कण गिर जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, यदि आँख में कोई रसायन या कण गिर जाए तो हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आपको बताना है क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो आँख में ठंडे पानी की छींटे मारना चाहिए। तो ये भी हमें करना चाहिए। ठीक है, अगर कोई भी आँख में कोई कण चला गया तो उसमें ठंडे पानी से छींटे मारना चाहिए। लोहे के कण अगर आँख में गिर जाने की दशा में चुंबक की सहायता से निकालें। तो ये हम भी रेयर केस में, अगर कोई भी लोहे का कण अगर चला गया तो चुंबक की सहायता उसका प्रयोग कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं। डी ऑप्शन क्या है, आँख में अधिक परेशानी हो तो डॉक्टर से उपचार लें। अगर आँख में कोई दिक्कत है डॉक्टर से उपचार करें। लेकिन अगर आँख में कुछ चला गया, रसायन कण या कोई भी लोहे कण है, तो आँख को कभी मलना नहीं चाहिए। अगर आँख में कुछ भी धूल मिट्टी कण चढ़ी गई है, अगर आम जीवन में अगर भी कभी ऐसा कुछ होता है, आँख में अगर कुछ चला जाता है, तुरंत हमें ठंडे पानी से छींटा मारना चाहिए। ठीक है, कभी भी आँख को मलना नहीं चाहिए। मलने से क्या होता है कि आँख हमारी लाल हो जाती है, ये भी आप नॉर्मल लाइफ में आप देखते होंगे। तो इस वजह से हमें कभी भी आँख को मलना नहीं चाहिए। मलने का मतलब है हाँ, अपने हाथों से आँख को स्पर्श, आँख को स्पर्श नहीं करना चाहिए कि मतलब उसको हम निकालने की कोशिश करें। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, नाक से खून, जिसको बोलते हैं नक्सीर बोलते हैं। ठीक है, मतलब तो यहाँ पे पूछा गया है, नाक से खून आने पर क्या करना चाहिए। ठीक है, नक्सीर आने पर मतलब नाक से खून आने पर रोगी को सीधा लिटाकर नाक के बजाय मुंह से श्वास लेने को कहें। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन क्या है, सिर पर ठंडा पानी डालें। उपरोक्त का अवखा दोनों और उपरोक्त काम खामे से कोई एक। तो क्वेश्चन नंबर 46 का आपको राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, काओ खा दोनों। कभी भी ऐसी स्थिति होती है अगर नाक से खून निकल रहा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, रोगी को है जो है सीधा लिटा देना चाहिए और नाक के बजाय उसे मुंह से कहना चाहिए कि मुंह से अपना श्वास ले। ठीक है, जो हम नाक से ले रहे हैं तो उसे मुंह से श्वास लेने को कहना चाहिए। और इसके बाद सिर पर ठंडा पानी भी डालें, जिसकी वजह से क्या होगा, नाक से जो खून निकला उस पर रुकावट होगी। ठीक है, मतलब कि कम निकलेगा। ये इस एक समझ लीजिए उपचार है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 47। इसमें पूछा गया ड्रिल मशीन से कटे हुए बुरादे को किससे साफ करना चाहिए। तो ड्रिल मशीन से मतलब कोई भी कटा हुआ बुरादा है, जब भी हम ड्रिल मशीन यूज करते हैं तो कई सारे उसमें चिप्स हैं। जब भी हम जॉब में होल करते हैं तो उसके कई सारे चिप्स बाहर आते हैं, तो उसको किससे साफ करना चाहिए, या ठीक है, या फिर ड्रिल मशीन में जो भी बुरादा पड़ा हुआ है तो हम किससे साफ करेंगे। ऑप्शन है आपके सामने में, पहला ऑप्शन है ब्रश से साफ करें। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ऑप्शन सेकंड है हाथ से साफ करें, सफाई कर्मचारी से साफ कराएं, उपरोक्त का खाम में से कोई नहीं। ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। तो जब भी चिप्स वगैरह फैल जाएँ या फिर किसी भी मेज़ पर फैल जाएँ तो हमेशा हमें ब्रश से साफ़ करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप हाथ से करेंगे ना तो फिर जो लोहे के बहुत छोटे-छोटे जो स्मॉल कण होते हैं, जब भी आप किसी फैक्ट्री में काम करेंगे तो अगर कभी भी हाथ से नहीं साफ़ करना। अगर आप ऐसा करते हैं बहुत मामूली सी ऐसे जो जॉब के कण होते हैं, तार होते हैं, वो आपके हाथ में घुस सकते हैं। ठीक है, वो आपको पता भी नहीं चलेगा, तो फिर आगे आपको फिर दिक्कत आती है। तो ये कभी हाथ से भी नहीं साफ़ करना चाहिए। ठीक है, और हमें तुरंत क्या है ब्रश से साफ़ कर देना चाहिए। इसके लिए नहीं कि हम सफाई कर्मचारी से उसको बुलाएं फिर वो साफ़ करे। तो जो भी जहाँ पर भी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर भी एक किसी भी मशीन से अगर काम कर रहे हैं, अगर कोई भी अगर बुरादा है कटा हुआ तो उसे हमें हमेशा ब्रश से साफ़ करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं क्या पूछा गया हमसे। यदि कार्यशाला में कार्य करते समय दुर्घटना हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। दुर्घटना स्थल पर खड़ी भीड़ को खड़ा रहने दें। अगर ऐसा कभी होता है कि कार्यशाला में कार्य करते समय कोई दुर्घटना हो जाती, मान लो आपको कोई दोस्त है मशीन में कार्य करते समय अचानक से उसके साथ दुर्घटना हो जाती, तो हमें क्या करना चाहिए, मतलब क्या नहीं होना चाहिए, ये चीज़ इसमें बताएगा, आपको बताना है। तो दुर्घटना स्थल पर खड़ी भीड़ को खड़ा रहने दें, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दुर्घटना करके भाग जाएं, ये भी नहीं होना चाहिए। दुर्घटना की सूचना अपने अधिकारी को शीघ्र दें। तो जब भी ऐसा कुछ दुर्घटना हो जाए तो तुरंत हमें अधिकारी को सूचना देनी चाहिए कि भाई हमारा दोस्त या जो भी है, आपके सर हैं, कोई भी किसी के साथ अगर ऐसी दिक्कत होती है तुरंत हमें अधिकारी को सूचना देनी चाहिए कि ऐसा ऐसा हो गया। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दुर्घटना की सूचना अपने अधिकारी को दे देना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे आपसे पूछा गया है मशीन पर कार्य करते समय यदि वह खराब हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हम मशीन है उस पर अगर हम काम कर रहे हैं और अचानक से वो खराब हो गई है, ठीक है, तो क्या करना चाहिए, मशीन को तुरंत स्विच बंद कर देना चाहिए। मशीन को छोड़कर इधर उधर भाग जाएं। मशीन को चालू हालत में छोड़कर अपने उच्च अधिकारियों को सूचित करें। मशीन को बिना जानकारी के खोल दें। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मशीन को स्विच तुरंत बंद कर दें। मतलब अचानक से कभी हम यूज कर रहे हैं कोई भी ड्रिलिंग मशीन या लेथ मशीन, कभी कोई भी मशीन अगर यूज कर रहे हैं तो हमें अगर खड़खड़ाने की कोई भी ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो गया है या हमें लग रहा है कोई भी पार्ट गड़बड़ हो गया, तुरंत हमें मशीन का जो स्विच है उसे बंद करना चाहिए। इससे क्या होगा, हम जो दुर्घटना होने वाली हुई उससे हम बच जाएंगे। ठीक है, नॉर्मली आप लोग घर में करते होंगे, जैसे कि अगर पंखा है मान लो अचानक से खड़खड़ाने लगा तो आप क्या करते हैं, तुरंत स्विच बंद कर देते हैं ना, कि जिससे की वजह से हो सकता है कहीं पंखे खराब के कुछ ऐसा ना हो कि जिससे दुर्घटना हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके जो राइट आंसर है काफ़ी जगहों पर आपको अलग अलग मिल जाएंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 50 का। तो चीपिंग करते समय हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, आपको बताना है चीपिंग करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कटिंग एज पर, छेनी के हेड पर, बेंच वाइज पर और उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स और इसके आंसर बहुत लोग अलग अलग बताते हैं। कभी इस अगर क्वेश्चन भी ग्रुप में डालें तो काफ़ी लोग अलग बताते हैं। रीज़न है कि जो इसका आंसर है वो बुक में गलत दिया हुआ है ना। तो हमेशा जब भी हम चीपिंग कर रहे हो, ठीक है, कभी भी हम चीपिंग करते समय हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपको कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या है। अगर हम यहाँ पे आंसर आपको बता देते तो फिर हो सकता है कि आप सर कहेंगे ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 को आपको राइट आंसर कमेंट करके बताना है। वहाँ पर हम कमेंट क्या है कि आपका पिन कर देंगे जिनका राइट आंसर होगा। तो देखते हैं कौन इसका बिल्कुल एक्यूरेट और राइट आंसर बताते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, आज की लाइव क्लास में इतने से ही क्वेश्चन हमने डिस्कस किए होंगे, लगभग 25 क्वेश्चन। तो कल की लाइव क्लास में भी हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस
डिस्कस करेंगे, ऐसे कल की लाइव क्लास में भी करेंगे। तो अगर आपने पिछली क्लासों को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाइए, वहाँ पर AITT एग्ज़ाम 110 यूपी आर्डिनल के नाम से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है, वहाँ पर आप जाके पिछली क्लासेस को वॉच कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हमने सारी क्लासेस को कराया है। अगर ये सारी क्लासेस को आप वॉच करते हैं तो आप AIT एग्ज़ाम जो आपका अप्रेंटिस का एग्ज़ाम होने वाला है वहाँ पर अच्छे मार्क्स आप ले आएंगे और पास हो जाएंगे। इसी प्रकार से यूपी आर्डिनल में चांस हो जाएंगे, क्योंकि यूपी आर्डिनल में 150 क्वेश्चन टेक्निकल के आएंगे, तो जितने टेक्निकल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सेकेंड यहाँ पे बात बता दें फ्रेंड्स, अगर ये PDF आपके पास नहीं है, ठीक है, ये PDF नहीं है तो आप लिंक पर क्लिक करके आप परचेज कर सकते हैं 149। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो हम ऐसा फोर्स नहीं कर रहे कि आप हमारी ही PDF परचेज कीजिए, ठीक है, लेकिन हम आपके लिए फ़ायदे के लिए बता रहे हैं। अगर PDF परचेज कर ले तो PDF आपको 149 रुपये मिल जाएगी। अगर आप मार्केट से परचेज करेंगे तो 250 रुपये में आपकी बुक मिल जाएगी। मतलब ये है कि 100 रुपये का आपको लॉस होगा। लेकिन जो PDF से जिनका मनी की प्रॉब्लम है तो वो लोग PDF से आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छी क्वालिटी की PDF है, विथ आंसर PDF है, आंसर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस PDF को डाउनलोड करने का यहाँ पे हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इस PDF को परचेज कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएगा, वहाँ पे आप मैसेज कर लीजिएगा, फिर आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए। इस PDF में आपको 5100 लगभग 5000 से प्लस इसमें आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, और इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड भी क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जिसे थॉट नहीं कहते कि इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वो भी यहाँ पे इन क्वेश्चन इस बुक में इंक्लूड हुए हैं। तो ठीक है, आप बहुत अच्छी बुक है, इसे आप PDF वहाँ पे परचेज कर सकते हैं 149 में, ठीक है। तो 10% उनके लिए डिस्काउंट्स है जिन लोग थोड़ा सा मनी की प्रॉब्लम है, तो उन लोगों के लिए 135 रुपये में हम ये PDF प्रोवाइड करा रहे हैं। बस उनको करना क्या है कि उन्हें व्हाट्सअप पे हमें मैसेज करना और बोलना है कि सर 10% डिस्काउंट हमें चाहिए, तो उन लोगों के हम 135 रुपये में प्रोवाइड करा देंगे। तो आज की लाइव क्लास में इतनी सी जानकारी देनी थी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि डेली लाइव क्लासेस चलती रहें। तो ओके फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं कल।